तो चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सीड। ठीक है, अब सीड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सीड। देखो, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो बता देना कि वो है सीड। ओके, तो ये क्या होता है, इसको लिखेंगे अपन। इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction in flowering plant। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आया। देन अगर मैं बात करूं कि जो सीड है, सीड बनता कैसे, तो याद रखना सीड जो है इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी ये ओव्यूल के फर्टिलाइज होने से बनता है। एंड थर्ड पॉइंट याद रखना कि जो ये आपका होता है ना सीड, ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज फॉर्म्ड या इट फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। ये तो हम सब जानते हैं, बेसिक सी बात है भाई, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, और कुछ अगर बताऊं मैं तो और याद ये रखना कि जो सीड है इट कंसिस्ट ऑफ, यहां लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, किन किन चीजों से मतलब मिलकर आपका सीड बनता है। तो वो देखो, सबसे पहले होता है, सबसे बाहर की लेयर होती है सीड कोट। ठीक है, उसके अंदर अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कॉटिलिडन। कॉटिलिडन और अगर देखते हो तो वहां पे आपको मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगर मैं बात बोलूं तो ये कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस हम जानते हैं ये बहुत अच्छे से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ये दोनों कहीं ना कहीं एम्ब्रियो का ही पार्ट है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका कॉटिलिडन और मतलब जो कि आपका जो सीड है, मेनली दो चीजों मिलकर बनता है। एक है आपका सीड कोट और एक है आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। अच्छा, सीड कोट की बात करूं तो ये कहां से बनता है, याद रखना इट इज मेड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। ठीक है, या तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, जो सीड है, जो सीड कोट है, ये बना होता है मेड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। ठीक है भाई, इंटेग्यूमेंट से मिलके बना होता है। एंड सबसे बड़ी बात, इंटेग्यूमेंट का मेन काम क्या है, याद रखना, मतलब इस सीड का मेन, सीड कोड का मेन काम है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, टू यंग एम्ब्रियो, टू यंग एम्ब्रियो। यानी सिंपल सरल भाषा में कहूं तो सीड कोड का काम क्या होता है, एम्ब्रियो को बचा के रखना। समझे भाई, क्लियर है आपको ये चीजें। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं, मैंने बताया था आपको कि क्या होता है भाई, एम्ब्रियो पाइल, सॉरी माइक्रोपाइल होता है ना। माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल के पास सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड ही आगे जाके क्या बनाता है, सिनर्जिड के ऊपर एक्सेल होती है, वो आगे बनाता है जाइगोट, बनाता है जाइगोट, आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। ये सब तो आपने पढ़ लिया। देन अगर मैं बताऊं, जब ये सीड बनता है, जब ओव्यूल पूरा सीड में कन्वर्ट होता है, तो सीड कोड के अंदर थोड़ा सा पार्ट, मतलब माइक्रोपाइलर एंड जो है या माइक्रोपाइल रह जाता है। ठीक है, तो उसे भी क्या लिखेंगे अपन, एक पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंटर बना के, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल रिमेन इन सीड कोट एज स्मॉल पोर। ठीक है, क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड है वो
माइक्रोपाइलर एंड जो है आपके सीड कोट के अंदर रहता है एज स्मॉल पोर, और ये जो स्मॉल पोर है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फैसिलिटेट ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यानी सीड के अंदर हवा और पानी किसके थ्रू जाता है बच्चों? तो याद रखना वो पोर होता है छोटा सा, जिसे अपन माइक्रोपाइलर मतलब माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रोपाइल एट द एंड में बच जाता है। ठीक है, कितनी अच्छी चीज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब माइक्रोपाइल एंड ही एट द एंड तक वो छोटा सा छेद है जहां पर सारी चीजें चल रही है, जहां सबको चीजें याद रखनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं और कुछ एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट बता रखे हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले, एज सीड मैच्योर्स, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसके अंदर जो पानी है, सीड के अंदर का जो वाटर होता है वो क्या करने लग जाता है? वो रिड्यूस होने लग जाता है, मतलब घटने लग जाता है। समझ रहे हो? जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वैसे वैसे वो अपने पानी के कंटेंट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या लिखोगे? एज सीड मैच्योर it reduced water content। अब जब पानी इसके अंदर, पानी का कंटेंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कारण क्या बनता है? ये कारण बनता है कॉज ऑफ ड्राई सीड। इसकी वजह से जैसे जैसे मतलब मान लो जैसे जैसे सीड बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे मिच्योर हो रहा है, तो उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है, वाटर का लेवल है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और जैसे जैसे वो घटेगा, ऑब्वियस बात है, पानी किसी चीज के अंदर कम होता जाएगा तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वो ड्राई होगा, जैसे ही ड्राई होगा, तो याद रखना मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड द सीड स्लो डाउन। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जैसे पानी का लेवल घटेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सीड स्लोज डाउन। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो ये लीड करेगा, या मैं बोल सकता हूं कि जो आपका सीड है वो एंटर कर जाएगा। सीड, ढंग से लिखेंगे, सीड एंटर इन द स्टेट ऑफ inactivity called as dormancy। कई बार आप लोगों ने इसका ये वर्ड सुना होगा डोरमेंसी, बट आज मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। डोरमेंसी का मेन मतलब क्या होता है? डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि ये वो स्टेट है सीड की जब पानी, इसकी मतलब सीड के अंदर पानी पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नहीं, आप बोल सकते हो 10 to 50% जो रेशो होता है पानी का सीड के अंदर बाय मास 10 to 50% हो जाता है। यानी मास ज्यादा और पानी का कंटेंट कम, जिसकी वजह से सीड ड्राई हो जाती है। और ड्राई हो जाती है तो वो एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जब सीड के अंदर का मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी की सारी स्टॉप हो जाती है और वहां पे काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आती है स्टेज जिसे अपन कहते हैं डोरमेंसी। और ये डोरमेंसी क्यों जरूरी है? फॉर फ्यूचर यूज, अपन फिर सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of seed by which it can be preserved। समझे? यानी डोरमेंसी जैसे किसी सीड के आ गई तो समझ लो भाई आप उसे क्या कर सकते हो? प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि सीड क्या है भाई? सीड एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। वो मतलब ओव्यूल का मैच्योर पार्ट होता है। ठीक है, और वो बना होता है फ्रूट के अंदर, एंड वो इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। देन आपको मैंने बता दिया सीड कोट क्या करता है, उसका काम क्या होता है?
फिर माइक्रोपाइलर एंड पाया जाता है, एंड में सीड कोट के अंदर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड वाटर का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जैसे जैसे सीड बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर का वाटर कंटेंट कम होता जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है और ड्राई की वजह से उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी एक्टिविटी है सीड आपका एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जिसको अपन डोरमेंसी कहते हैं, और देन अपन सीड को फिर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो, फिर आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आपने इसे उतार लिया होगा, ठीक है, इरेज कर देते हैं फटाफट से, एंड इस चैप्टर को एक प्यारा सा एंड देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से उतारते हैं, सीड के बारे में और भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं बचा बेटा, सिर्फ और सिर्फ सीड ही रह गया है, सीड ही सबसे बड़ा टॉपिक है, उसके बाद तो फ्रूट छोटा सा है, देन अपना आ जाएगा एपोमिक्सिस, एंड लास्ट में पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी पॉली एम्ब्रियोनी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको लिखवाऊं, देखो एनसीईआरटी का एक फेज आता है, एक पैराग्राफ आता है जहां पर आपको है ना बहुत सारे फ्रूट का डायग्राम दिया होगा, सीड के डायग्राम दिया होगा, उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है, उसके सबसे सेकंड मतलब एंड का पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है जो सीड है, सीड क्या करती है, एडवांटेज देती है एंजियोस्पर्म को, समझ रहे हो, सीड एडवांटेज देती है एंजियोस्पर्म को। वो कैसे देती है एडवांटेज, तो मैं बताता हूं कि जो सीड है, आप याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं फ्लावरिंग प्लांट में, तो क्या कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पूरी तरीके से वाटर पर डिपेंडेंट थे, आंसर होगा नहीं, बस एक ही जगह था जहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट एज वाटर था, हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं था ऐसा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर पॉलिनेशन एंड जो फर्टिलाइजेशन है डज नॉट या इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, है ना, पानी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वहीं अगर बात करूं सीड के जर्मिनेशन, तो सीड तो मोर डिपेंडेबल है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है ये डिपेंड नहीं करता वाटर पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है वाटर से, लेकिन जो सीड है वो मोर डिपेंडेबल है वाटर के ऊपर। जर्मिनेशन के लिए तो पानी चाहिए, और जैसे पानी खत्म तो आपका जो सीड था वो डोरमेंसी में चला गया था, है ना, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, वो दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा। सोचो, तो यानी कि अगर उसको जब तक वाटर नहीं मिलेगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा, समझ रहे हो। इट मीन्स कि अगर कहीं पर सूखा पड़ता है और वहां से सीड उड़कर कहीं और चली जाती है किसी न्यू जगह पर नए क्लाइमेट में, तो समझ रहे हो वही मतलब वही प्लांट किसी अलग एरिया में भी ग्रो करने की क्षमता रखता है। तो ये एडवांटेज पहला हुआ जिसको अपन साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं टॉपिक हमारा एडवांटेज, advantages of seed to angiosperm and angiosperm फ्लावर या प्लांट की बात कर लो, एक ही बात होगा, ठीक है भाई। यानी क्या है कि ये एडवांटेज किसको जा रहा है, मेनली एंजियोस्पर्म को जा रहा है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहला पॉइंट जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, याद रखना, जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बट जो सीड होता है वो मोर डिपेंडेबल होता है, मोर डिपेंडेबल, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि ये इनको रिक्वायरमेंट होती है, दे रिक्वायर वाटर फॉर पॉलिनेशन या जर्मिनेशन, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बात बताई ना वो एनसीईआरटी के पूरे लाइन में लिखी पड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके इससे आपको एक फायदा हो रहा है कि आप साथ साथ भी ना एनसीईआरटी को रखोगे तो आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। सेकंड पॉइंट जो एनसीईआरटी बोलती है वो ये बोलती है कि सीड के अंदर ना फूड रिजर्व रहता है, ओके, जिसकी वजह से आप उसको यूज कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, अगले साल, समझ रहे हो। जब वो डोरमेंसी में चली गई, जब वो डिहाइड्रेट कर गई, तो क्या होता है कि उसके अंदर भाई साहब फूड रिजर्व है, और फूड रिजर्व है तो उसको आप नेक्स्ट ईयर क्रॉपिंग के अंदर यूज कर सकते हो। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना तो सेकंड जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहां मिलेगा आपको लाइन, क्लियर, अंडरलाइन कर लेना, नीट के इंपॉर्टेंट लाइन से ही है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे
डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी क्या करता है भाई? फूड रिजर्व का काम करता है थ्रू आउट द ईयर। फूड रिजर्व्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसी सीड को, उसी सेम सीड को नेक्स्ट ईयर क्रॉपिंग में यूज कर सकते हैं। सो दैट सीड कैन बी यूज्ड इन नेक्स्ट ईयर क्रॉपिंग। देख रहे हो कितने प्यारी बारे, मतलब कितना सुंदर नेचर के बारे में अपन चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। एंड थर्ड लाइन, जो थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है यानी एडवांटेज है, वो याद रखना भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो सीड है वो वेरिएशन प्रोवाइड करवाता है, ये कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप बनाता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एंजियोस्पर्म में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और वेरिएशन से तो तुम्हें पता है कि जब नेचर सिलेक्ट करेगी तो वेरिएशन जब आएगा तो वही स्पीसीज सर्वाइव करती है। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो आप लिखोगे इट गिव्स वेरिएशन। एंड फोर्थ पॉइंट, जो सीड के ऊपर कोट है, सीड कोट, वो क्या कर रहा है भाई? वो प्रोटेक्शन दे रहा है किसको? यंग एम्ब्रियो को। ये मैं आपको इससे पहले बता ही चुका हूं, ठीक है। तो जो सीड कोट है, सीड कोट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। समझे बच्चा लोग? तो ये चार इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो एक सीड एंजियोस्पर्म के प्लांट को या फ्लावर को प्रोवाइड करता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं बायोबिलिटी की। अब बोलोगे भैया ये तो सुना सुना सा लग रहा है कुछ, तो यस, आपने सुना है। ये टॉपिक कहीं और नहीं, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, बायोबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। आया याद? तो अब पढ़ेंगे अपन बायोबिलिटी ऑफ सीड, यानी कि कितने घंटे तक या कितने टाइम तक किसी सीड का ओटीपी एक्टिवेट रहेगा। वायबिलिटी ऑफ सीड्स। एनसीईआरटी पैराग्राफ में कुछ लाइनें बोलती है जो हमें याद रखना भी बहुत जरूरी है। पहली लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी? वो ये है कि इन सम स्पीसीज जो वायबिलिटी है, कुछ स्पीसीज के अंदर जो वायबिलिटी है सीड की, वो कुछ मंथ तक ही रहती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये, ठीक है। यानी कुछ स्पीसीज अपनी वायबिलिटी लॉस्ट कर देती है, लूज कर देती है कुछ महीने के अंदर, ठीक है। फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, एग्जाम्पल में लिख लेना अ फ्यू मंथ्स। एनसीईआरटी की लाइन है। एंड एनसीईआरटी बोलती है मेजॉरिटी या मेजरली, लिखते हैं अपन मेजरली, जो स्पीसीज है उसकी वायबिलिटी की अगर बात करूं तो वो सेवरल ईयर्स तक होती है। और कुछ एग्जांपल अभी तो अपन दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो कितने रहते हैं? फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, यानी बहुत सालों तक भी पॉलन जो है वो वाइबल रह सकता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी हमें देती है वो है लुपाइनस, ठीक है, लुपाइनस आर्टिकस। यहाँ पे लिख लेंगे एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कौन से है भाई? तो वो है एक सबसे पहला लुपाइनस आर्टिकस, ठीक है भाई। ये क्या है? लुपाइनस आर्टिकस। और इन दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और पता ही होगा तुम्हें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, नहीं पता तो 11th क्लास का पहला ही चैप्टर था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो याद रखना जो ये लुपाइनस आर्टिकस था ना, ये मतलब इसने जर्मिनेशन करा था आफ्टर 1000 कह रहा हूं 10,000 ईयर लेटर, समझ रहे हो? इसने जर्मिनेशन किया था पूरे 10,000 साल बाद। और ये हमें कहां से मिला था? याद रखना ये कहां से मिला था हमें? आर्टिक टूंड्रा से मिला था ये जगह, और ये ईयर याद रखना कि कितने साल बाद इसने जर्मिनेशन किया था, समझ रहे हो भाई? तो इसे क्या लिखेंगे अपन? जर्मिनेटेड
जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स लेटर। पर ये याद रखना कि जो था ना ये सीड, मतलब इस फ्लावर का सीड या फ्रूट का सीड जो बोल रहे हैं हम, वो कहाँ से मिला था, जगह याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका आर्टिक, आर्टिक टुंड्रा। जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, तो इसको अपन स्टार मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल जो है वो है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये दूसरा एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है, दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसका इसका जर्मिनेशन कब हुआ था तो ये भी याद रखना, ये एक टाइप का है ना, डेड पाम की स्पीसीज है। ठीक है, डेड पाम की स्पीसीज है, और इसने जर्मिनेशन किया था, जर्मिनेटेड आफ्टर 2000 ईयर्स लेटर। यानी देख रहे हो, डॉर्मेंसी के अंदर ये सीड गई और 2000 साल बाद जाकर इन्होंने एक नया पौधा बनाया, और ऊपर वाले ने तो 10,000 साल बाद बनाया था। यानी सीड की वाइबिलिटी देख रहे हो, कब तक इनका ओटीपी रह सकता है, बार बार मैं ओपीडी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कब तक इनका ओटीपी अवेलेबल है, 10,000 साल, 2,000 साल, कितना लंबा लंबा टाइम पीरियड इनका। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से मिला था याद रखना, जो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा है या लुपाइनस, इनकी लोकेशन, इनका इनका जर्मिनेशन का टाइम पीरियड और इनका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। तो याद रखना, जो ये है डेक्टाइलिफेरा, ये हमें मिला था किंग हेरोड के पैलेस से। तो हमें ये कहां से मिला था, तो लिखोगे फ्रॉम द पैलेस, द पैलेस ऑफ किंग हेरोड, और साइड में लिख लेना डेड सी, जो नियर है, किसके पास में है, डेड सी के पास। तो ये जगह आपको याद रखनी है बेटा, ये भी आप छोड़ के नहीं जाओगे, एक एक सुंदर सुंदर पॉइंट बनाकर स्टार पॉइंट लगाना है आपको। ठीक है, याद समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और रह जाता है इसी सीड वाले पार्ट में, दैट इज नंबर ऑफ सीड। क्या होता है, कुछ फ्रूट के अंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर जो सीड का नंबर है वो एक से ज्यादा हो सकता है, कैन वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टॉपिक आ जाएगा अपना, दैट इज नंबर ऑफ सीड। तो याद रखना, मैनी स्पीसीज या मैनी फ्रूट्स कंटेन, बड़ा बड़ा लिखेंगे भाई, आपको दिखने रहा होगा, कंटेन मोर देन वन सीड। ठीक है, एग्जाम्पल, आपको तो एग्जाम्पल याद रखना है, तो याद रखना एग्जाम्पल के लिए दूसरा पेन ले लिया जाए क्या, ग्रीन पेन ले लेते। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला एग्जाम्पल है अपना स्ट्रिगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपन लिखेंगे स्ट्रिगा। दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्चिड, ऑर्चिड, ऑर्चिड तो आप लोगों ने खाया ही होगा। तीसरा एग्जाम्पल है फिकस, और चौथा एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है औरो पांके। देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। वैसे यही चार एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रहे हैं कि इन फ्रूट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मोर देन वन सीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब हम ने क्या कर लिया, सीड के सारे पॉइंट खत्म कर लिए। ठीक है, सीड के एडवांटेज देख लिया हमने कि वो कैसे एंजियोस्पर्म को एडवांटेज देता है। फिर हमने क्या देखा कि सीड का जो है वाइबिलिटी कितने टाइम तक रहता है। दो सीड के जो एग्जांपल देख लिया हमने, लुपाइनस आर्टिकस जो हमें कहां से मिला था, आपका आर्टिटोंड्रा से, जो 10,000 साल बाद उसने जर्मिनेशन करके दिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो कि हमें, जिसने जर्मिनेशन किया था 2000 साल बाद। ठीक है, कहां से मिला था, किंग हेरोड के पैलेस से मिला था, नियर द डेड सी। उसके बाद फिर हमने ये चार एग्जांपल देख लिए, स्ट्रिगा, ऑर्चिड फ्रूट, और आपका क्या है फिकस, और लास्ट वाला है औरोबंके। ठीक है, औरोबंके जो भी है। तो ये चारों के चार एग्जांपल हैं जिसके अंदर मोर देन वन सीड पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं फ्रूट की तरफ।
तो चलिए बच्चों, आपने इसे उतार ही लिया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, फ्रूट देखेंगे, फ्रूट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक अब नहीं बचा इस चैप्टर का, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर फिनिश कर ही लिया है ऑलमोस्ट। हेडिंग डालेंगे अपन फ्रूट्स, आप चाहो तो ऊपर हेडिंग डाल सकते थे सीड एंड फ्रूट, बट मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। तो टॉपिक है हमारा फ्रूट्स। तो याद रखना भाई कि जो फ्रूट्स है ये राइपन ओवरी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो वो होता है सीड, सीड कहां से बनता है, ओव्यूल से बनता है, ओव्यूल मेच्योर ओव्यूल से बनता है। तो उसी तरीके से जो फ्रूट है वो मेच्योर या राइपन ओवरी से बनता है, समझे। एक पॉइंट लिखवाता हूँ स्टार डाल के, वो आप भी लिख लेना साथ साथ में, स्टार डाल के लिखना भाई कि जो ओवरी है, या फिर ऐसे लिखो ओव्यूल matures to seed and ovary mature to fruit। याद रखना both occurs simultaneously, किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो कि पहले सीड बनता है या फ्रूट बनता है, तो देख लेना भाई, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है। क्लियर। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि जो सीड है, मतलब सॉरी जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर याद रखना, देखो जो वॉल ऑफ ओवरी है, वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाती है आगे जाके, ये डेवलप करती है एक टाइप की लेयर फॉर फ्रूट, और उस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्प, समझे। ठीक है, तो क्या लिखा है, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड एज या नोन एज पेरिकार्प। ठीक है भाई, तो ये कैसे होता है, पेरिकार्प। और हमारे जो फ्रूट हैं, फ्रूट भी पेरिकार्प के बेसिस पे ही क्या है, डिफरेंशिएटेड है, समझ रहे हो। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन कि जो फ्रूट है, फ्रूट डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प। अब आप बोलोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो, तो देखो कैसी बातें कर रहा हूं, अभी दिखाता हूं आपको। मान लो ये है हमारे पास फ्रूट, ठीक है, ये फ्रूट्स है। अब मैंने कहा कि फ्रूट क्या है, पेरिकार्प के ऊपर मतलब डिपेंड है, उसी के वजह से क्या है, डिफरेंशिएटेड है। तो मैं कह रहा हूं दो टाइप के फ्रूट हमें पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, दो टाइप के फ्रूट पढ़ने हैं। तो एक तो होता है आपका फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट, एक हम पढ़ते हैं ड्राई फ्रूट। ठीक है भाई। अब फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या डिफरेंस है, तो याद रखना कि फ्लैशी फ्रूट के अंदर आपका जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएट होता है 3 वॉल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि डिफरेंस क्या है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, और दैट्स द रीजन कि यहाँ पर हमारे दो टाइप के फ्रूट बन जाते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर्स। और 11th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा मॉर्फोलॉजी के अंदर कि वो 3 लेयर कौन सी होती हैं। तो मैं साइड में लिख देता हूं तीनों लेयर। आप देखोगे एक होता है एपिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एंड एक होता है आपका एक्टोकार्प। इन 3 लेयर्स के अंदर आपकी
जो लेयर है पेरिकार्प की वो डिवाइड हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। लेकिन वही बात करेगा ड्राई फ्रूट की, तो भाई ये आपको वो नहीं है काजू किशमिश बादाम, वो वाले ड्राई फ्रूट नहीं है बेवकूफो। तुम्हारा तो ध्यान वहीं जाएगा खाने पीने की चीजों, पढ़ लो है। पेट भर भर के एक तो बैठते हो लेक्चर लेने के लिए, नींद आती है, फिर छोड़ के आधे लेक्चर पे जाओगे, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आया समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो पढ़ने पर। तो यहाँ देखो, एक तो तुम्हारी दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है, कि तुम लोग अभी 12th में हो और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल से आते तुम्हें आती है नींद, है ना, तुम्हें आती है नींद और फिर तुम जाते हो सो जाते हो। तुम्हारा जो एकेडमिक हुआ या फिर तुम्हारा जो कोचिंग सेंटर हुआ या तुम्हारा जो लेक्चर होता है ऑनलाइन जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, वो सब जाए भाड़ में। पढ़ोगे मतलब पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, उठोगे स्कूल से आए सो गए, सो गए, मम्मी उठा रही है, क्या है मम्मी सोने दो ना यार क्या कर रहे हो। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, अगर तुम्हें कहीं ट्यूशन जाना होता है, कहीं लेक्चर लेने जाना होता है, टाइम पे जाओ ना, टाइम से पहले पहुंचो। टीचर तुम्हारा वेट थोड़े करेगा भाई। तुम्हारी एक सबसे बड़ी आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ी गलती है, लॉकडाउन के बाद वाले जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी एक मेजर गलती ये है कि वो स्कूल से आके पहले तो सोते हैं, मस्त मतलब क्या करते हैं, सुस्तिया लेते हैं, बिहारी में बोलते हैं सुस्तियाना, ठीक है, आलस करना। तो वो आके एकदम मस्त अंगड़ाई लेके सो जाएंगे और क्या करेंगे, पहले तो मम्मी से बोले मम्मी भर पेट ला दो हमारे को कुछ खाना है, और खा के मस्त अंगड़ाई लेके सो जाएंगे। अब पढ़ने रहने से तो मतलब नहीं उनको। उसके बाद उठेंगे एकदम कब, मान लो अगर उनकी क्लास है 5 बजे, तो वो उठेंगे बिल्कुल 5 बजे, सटीक 5 बजे। और उनकी डिमांड देखो फिर कि मम्मी चाय पिला दो। क्लास तो होती रहेगी ना, क्या दिक्कत है, टीचर वेट कर लेगा थोड़ा। 5 बजे भाई साहब, 5:30 बजे पहुंचेंगे वो ट्यूशन में या फिर कोचिंग में, या फिर मान लो तुम लेक्चर भी लेने बैठोगे तो ऐसे ही करोगे। तो बेटा सीरियस हो जा, बी सीरियस, दिस इज 12th क्लास, ठीक है। नोबडी विल वेट फॉर यू। सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। ओके, तो अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ उखाड़ना चाहते हो ना अपने, तो ये सबसे पहले है ना अपनी ये बीमारी उखाड़ के फेंको सोने की, और अपने टाइम को ना डिसिप्लिन लेकर, मतलब डिसिप्लिन बनाओ अपने टाइम को। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो खुद देखो ना, एक डॉक्टर को देखो, एक खुद को देखो, डॉक्टर कितना डिसिप्लिन होता है। सुबह उठेगा, सब कुछ करेगा, काम टाइम पे करेगा, अपना खाना टाइम पे करेगा, ठीक है, सब कुछ टाइम पे, फिर वापस घर पे भी टाइम पे आता है। और एक तुम हो ना, टाइम पे स्कूल जाओगे ना, टाइम पे तुम काम करोगे ना, टाइम पे नहाओगे ना, कुछ करोगे, पड़े रहोगे घर पे ऐसे, छुट्टी वाले दिन तो ऐसे नहाता भी नहीं कोई। मैं तो गारंटी कह रहा हूँ भाई साहब, तुम में से आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन स्टूडेंट की है, संडे वाले दिन तो तुम उठते भी 1 बजे होगे, और नहाना तो छोड़ दो, नहाते तो तुम 5 बजे शाम में होते हो, ठीक है, मम्मियों की गालियां खाने के बाद। कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। तो ड्राई फ्रूट की बात कर रहे थे हम। ड्राई फ्रूट वाले ड्राई फ्रूट नहीं होते जो तुम सोच रहे हो, ये वाले ड्राई फ्रूट है जैसे कि जिसके अंदर जो 3 लेयर्स थी पेरिकार्प की, वो डिफरेंशिएट नहीं होती है। तो आप लिखोगे पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर, ठीक है भाई। तो वो ड्राई फ्रूट हो गया। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल बता देना। आपका एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है, ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल ग्राउंडनट। तो यहां पर आपका आ जाएगा एग्जाम्पल, एक तो आ जाएगा ग्राउंडनट, दूसरा आ जाएगा मस्टर्ड, जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती, मैं नहीं बता रहे हैं, फिर मुझसे बोलो, फिर तुम बहस करो भैया ऐसा वैसा। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो यहाँ साइड में लिख देते 3 एग्जाम्पल। एक तो दिया है एनसीईआरटी ने गुआवा, एक दे रखा है मैंगो, और एक दिया है ऑरेंज। ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लैश के फ्रूट के दे रखे हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ जिसको नीट देनी है, जिसको सीबीएसई में टॉप करना है, उसके लिए हर एक सिंगल डिटेल इज वेरी वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात कर लेते हैं, ये तो एक टाइप ऑफ फ्रूट का, एक और टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जनरली मैंने तो फ्लैशी और ड्राई फ्रूट बताया। अब यहाँ पे 3 टाइप के और फ्रूट आपने पढ़े होंगे, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती है, ठीक है भाई। तो वो भी हमें पढ़ लेना है। देखते हैं और 3 टाइप के फ्रूट कौन से हैं। एक होता है आपका भाई ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है आपका फॉल्स फ्रूट। देखो, एक ट्रू फॉल्स से ये मत समझना कि एक सच्चा फ्रूट होता है जो सत्यवादी की औलाद होता है, और एक झूठा फ्रूट होता है जो कि झूठ बोलता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट
एंड मुझे भी पता है ये बात कि जो मैंने ये बैच लॉन्च किया वो बहुत लेट है, तो मैं इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने ये टॉपिक सारे कवर कर रखे होंगे, थोड़ा बहुत आपका डाउट होगा। क्लियर? लेकिन अगर नहीं कर रखे हैं आपने तो कोई बात नहीं, मैं आपका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको इतना तो डिफ्रेंशिएट करना आना ही चाहिए। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है विच डेवलप्स, ऐसे फ्रूट जो डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवरी। ठीक है, जो कहां से बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो बनते हैं विच डेवलप्स अदर देन ओवरी, यानी ओवरी को छोड़ के कहीं से भी बन जाते हैं। तीसरा फ्रूट ऐसे फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइज हुए बन जाते हैं। ठीक है, विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझे बच्चों? ये तीनों टाइप के फ्रूट आपको याद रखने हैं, और तीनों के एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ट्रू फ्रूट तो मेजॉरिटी फ्रूट जितने भी होते हैं ना हमारे, वो सारे ट्रू होते हैं, तो आप लिख लो मेजॉरिटी फ्रूट। इसका एग्जांपल आप याद रखना, गिने चुने ही है। एक तो एप्पल, जो एप्पल याद रखना, एप्पल है ना, फ्लावर का थैलमस होता है, थैलमस रिसेप्टेकल जिसके ऊपर सारे पार्ट रखे होते हैं, उससे बनता है एप्पल। ठीक है, फिर आप देखना एक आता है आपका कैश्यू, हाँ वही किशमिश। एक होता है आपका स्ट्रॉबेरी। ये सारे के सारे आपके फॉल्स फ्रूट है। इसका एग्जांपल बताऊं, और पार्थेनोकार्पिक, तो आपने देखा होगा, बनाना खाया, बनाना बनाना तो जो बनाना होता है, बनाने में कभी सीड देखी है आपने? नहीं देखी? बिहार में जाना कभी, वहां के बनाना के अंदर भी सीड मिलेगी तुम्हें। ओके, अब जनरल सी बात है, देखो बनाना क्या है? बनाना आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो कि विदाउट फर्टिलाइज हुए बनता है। तो उसका एक लौता एग्जाम्पल है, वो है बनाना। क्लियर बच्चों? तो फ्रूट्स के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। ओके, तो हमारा फ्रूट वाला पार्ट भी क्या हो गया? खत्म हो चुका है। अब देखो, लास्ट टॉपिक बच रहा है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक है आपका एपोमिक्सिस, और दूसरा टॉपिक है आपका पॉलीएम्ब्रियो। टॉपिक आपका, टॉपिक डाल देंगे एपोमिक्सिस एंड अनदर वन इज पॉली एम्ब्रियोनिक। दोनों को एक एक करके सेपरेट करके पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है, लेक्चर पे समाप्त हो जाएगा। एपोमिक्सिस क्या होता है? एंड अच्छा देखो, एपोमिक्सिस एक है ना ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और इसी के जस्ट अपोजिट होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, पहले हुआ करता था जैसे पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। तो एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? तो आप देखोगे इसमें जो है सीड्स हैं, सीड्स डेवलप विदाउट, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, एग्जांपल के साथ एनसीईआरटी ने दे रखा है, इन एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। जो सीड है वो डेवलप हो जाती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और सीड बन जाती है। ठीक है भाई? तो एक लाइन और एनसीईआरटी से, वो ये है कि वो ये बताती है कि जो ये एपोमिक्सिस है, इट इज एसेक्सुअल बट इट मिमिक्स सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कई बार पूछा गया है कि क्या ये सेक्सुअल है और ये एसेक्सुअल को मिमिक करता है, तो ऐसा सवाल बना सकते हैं, क्या ये सेक्सुअल है और एसेक्सुअल को मिमिक करता है? तो नहीं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल को मिमिक करता है। ठीक है, सीड तो होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एसेक्सुअल टाइप हो गया। क्लियर? वही बात कर लेते हैं एम्ब्रियो, सॉरी पॉली एम्ब्रियोनी की। तो पॉली का तो मतलब हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत सारा, मैनी। और एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है एम्ब्रियो। तो डेफिनेशन यहीं से मिल गई हमें कि
occurrence of more than one embryo in a one seed, ये आपकी एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है। occurrence of many embryo in one सीड्स। अच्छा, इसमें कैसा होता है देखो भाई, बता देता हूँ आपको कि मान लो ये आपके पास क्या ये डायग्राम आप लोगों को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? लगेगा क्यों नहीं, इतनी बार जो बनाया है भैया, प्रैक्टिस जो करी है तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको याद भी होगा फिर, है ना बच्चा? आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पर होता है आपका एक एम्ब्रियो सेक और ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ बनता है हमारा जाइगोट, यहाँ बनता है जाइगोट और इसके आसपास हम मान लेते हैं ये न्यूसिलस है। तो ये है क्या? न्यूसिलस। तो इतनी सी बात याद रखना, मैं बताने चाह रहा हूं कि जो पॉली एम्ब्रियो है ना, पॉली एम्ब्रियोनिक में होता इतना है कि यहाँ पर एक तो जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता ही बनता है, दूसरा आपका जो ये होता है ना न्यूसिलस, न्यूसिलस मैंने बताया था, कई बार बताया था, चिक चिक के बताया था, गला फाड़ के कि ये 2n होता है। तो कई बार क्या करता है, ये न्यूसिलस से आगे जाकर डिवीजन करके एम्ब्रियो बना लेता है, जिसकी वजह से एक ही सीड के अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं। ओके, गॉट इट? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने फ्रूट देख लिया, फ्रूट के टाइप देख लिए, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, फिर हमने एक और टाइप देख लिया, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एपोमिक्सिस है और पॉलीएम्ब्रियोनिक है ये भी देख लिया। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, एनसीईआरटी का जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसके अंदर हाइब्रिडाइज सीड की बहुत ज्यादा बात करी गई है। हाइब्रिडाइज सीड क्या है? वो ज्यादा सस्ते पड़ते, मतलब सस्ते बोल रहा हूँ, वो ज्यादा आपके लिए मतलब है ना बेनिफिशियल होते हैं किसी फार्मर के लिए, ठीक है? क्योंकि उससे उनको ज्यादा आपको मतलब है ना ज्यादा एक ही टाइम पे ज्यादा चीजें उगाने का मौका मिलता है। लेकिन जो हाइब्रिड सीड होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है? अगर मान लो कोई बंदा एक हाइब्रिड सीड खरीद के लाया, तो हाइब्रिड सीड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अगले साल वैसे ही सीड को प्रोड्यूस कर दे, समझ रहे हो? तो वो क्या करेगी, वो अगर किसी भी मतलब हाइब्रिड सीड है और उसने कोई एक क्रॉप उगाया, तो वो क्रॉप आगे जाके उसी क्रॉप की सीड उगाएगा, ना कि हाइब्रिड सीड उगाएगा, समझ रहे हो? एंड तो जो हाइब्रिड सीड है इसकी मेकिंग की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हाई पड़ जाती है। ओके, और एनसीईआरटी के सबसे नीचे की लाइन अगर 4 लाइनें पढ़ोगे इस चैप्टर की, तो वो 4 लाइनें में वो ये बताया जाता है कि मैनी रिसर्चर या मैनी जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो रिसर्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे एपोमिक्टिक जो सीड्स हैं वो बनती हैं। अगर उनको ये पता चल जाएगा ना कि कैसे एपोमिक्टिक सीड बनती है, तो उसके टेक्निक को वो हाइब्रिड सीड में यूज कर क्या करेंगे, फार्मर के लिए हाइब्रिड सीड को तैयार करेंगे, ठीक है? जिससे कि फार्मिंग और ज्यादा इजी हो जाएगी और जो हमारे इंडिया के अंदर फार्मर्स की जो डिमांड है या फिर जो उनके साथ जो अत्याचार होता है, जो उनको उनका असली मूल्य नहीं मिलता है, जो उनके क्रॉप्स का, फसलों का, वो थोड़ी सी उनके लिए आसानी हो जाएगी, समझे? तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड आई होप सो कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा, ठीक है? एंड मेरी पूरी कोशिश थी थ्रू आउट द चैप्टर कि मैं आपको एवरी सिंगल डिटेल अच्छे से कराऊं, ताकि आप सीबीएसई तो फोड़ोगे ही और साथ ही साथ नीट 2026 भी आप आराम से इन्हीं लेक्चरों को देख देख कर दो, समझे? तो यही मेरा मेन टारगेट है। तो अब मिलेंगे अपन न्यू चैप्टर के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, नए लेक्चर के साथ, जो कि रहने वाला हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।